प्रिय विद्यार्थियों, कल वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने विधि के शासन, कानून का शासन या हम कह सकते हैं रूल ऑफ लॉ के बारे में जाना कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। आज हम इस विधि के शासन की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या सीमाएं उनकी, क्या आलोचना है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। एक संक्षेप में हम पुनः ये जानने का प्रयास करेंगे जो कल हमने पढ़ा कि विधि का शासन क्या है। तो निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि विधि के शासन में सभी नागरिक विधि के सम्मुख समान होते हैं तथा सभी को विधि का या कानून का समान संरक्षण प्राप्त होता है, अर्थात इक्वलिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये विधि के शासन का आधारभूत नियम है। किसी भी व्यक्ति को तभी दंडित किया जा सकता है जब उसके द्वारा किसी विद्यमान कानून का या विधि का उल्लंघन किया गया हो और वह उल्लंघन देश के सामान्य न्यायालयों में सामान्य कानून प्रक्रिया के द्वारा प्रमाणित हो चुका हो, अर्थात प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कानून के द्वारा जो विधिक प्रक्रिया है उसके तहत वो कार्य, वो कृत्य किसी भी व्यक्ति का यदि दंडनीय है तो वो उसको दंड प्राप्त होता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि विधि के शासन में विधि का शासन होता है, किसी व्यक्ति विशेष का शासन नहीं होता और उस विधि का, उस कानून का सभी को समान संरक्षण होता है। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था का आधार विधि का शासन होता है। इस प्रकार के शासन और शासित के दोनों के मध्य, दोनों इसके अधीन होते हैं, अर्थात विधि के शासन में ये माना गया है कि चाहे शासक हो चाहे शासित हो, दोनों ही कानून के अधीन होते हैं, कानून के ऊपर नहीं होते। विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ का मूलभूत आशय यह है कि विधि ही सर्वोपरि है और सर्वव्यापी है। शासन विधि के अधीन है तथा विधियों के द्वारा मर्यादित है। व्यक्ति के अधिकार शासकीय स्वेच्छाचारिता पर निर्भर नहीं होंगे वरन विधि के अधीन होंगे। तो जो कुछ भी है, एवरीथिंग इज विद इन द लॉ, नथिंग इज अबव द लॉ। आपने देखा होगा हिटलर की जो फांसीवादी नाजीवादी विचारधारा थी, उसमें उसने कहा था कि एवरीथिंग इज विद इन द स्टेट, नथिंग आउटसाइड द स्टेट एंड नथिंग अगेंस्ट द स्टेट। वो एक स्वेच्छाचारी अवधारणा थी कि राष्ट्र के अंदर ही सब कुछ है, राष्ट्र के बाहर कुछ नहीं है, राष्ट्र के विरुद्ध कुछ नहीं है। लेकिन विधि के शासन की जो हम परिकल्पना कर रहे हैं, जो डाइसी ने प्रस्तुत की थी, उसमें ये भाव प्रदर्शित किया गया था कि विधि के अंदर ही सब कुछ है, विधि के बाहर कुछ नहीं है, विधि के विरुद्ध कुछ नहीं है। अर्थात चाहे वो राज्य हो, चाहे वो शासक हो, चाहे वो शासित हो, सभी कुछ राज्य की विधि के अधीन है। विधि सर्वोपरि है, सर्वव्यापी है। और विधि क्या है, जैसा कि मैंने कल आपको बताया, विधि का मतलब वो आदेश हैं, वो व्यवस्था हैं जो सर्व कल्याण से प्रेरित हैं, जो सभी के हित से प्रेरित हैं, जो सामान्य हित को से प्रेरित हैं, और हम कह सकते हैं जो सामाजिक न्याय या संपूर्ण न्याय की स्थापना के उद्देश्य से जो स्थापित की जाती हैं। अर्थात जब इस प्रकार की बात होती है तो आम जो नागरिक है, व्यक्ति है, वो उसकी पालना करता है, स्वेच्छा से करता है। इसलिए विधि का शासन प्रजातांत्रिक मूल्य की सबसे अहम और प्रमुख आधारशिला है, क्योंकि इसके आधार पर ही हम प्रजातंत्र की जो मूल्य हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनको हम साकार कर सकते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस विधि के शासन की या कानून के शासन की कुछ आलोचनाएं, कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं जो समय के साथ आई। आज इस वीडियो लेक्चर में हम उन सीमाओं का, उन आलोचनाओं का जिक्र करेंगे जिनके आधार पर, जो समय के आधार पर वो इसमें आई। तो आज बदलते वैश्विक परिवेश और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप कानून के शासन के अर्थ बदल गया है। आज कानून का शासन को चुनौती देने वाली व्यवस्थाएं जन्म हो चुकी हैं उनका। डाइसी ने, जिसने जो कि मुख्य प्रतिपादक रहे हैं इस विधि के शासन के, उन्होंने कानून के शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय इन सीमाओं पर ध्यान नहीं दिया था। इसी कारण आज कानून के शासन का डाइसी द्वारा बताया गया अर्थ कुछ अप्रासंगिक सा प्रतीत होने लगा है। इसके कुछ अपवाद और सीमा हैं, आइए हम उनको जानने का प्रयास करते हैं। तो पहली जो सीमा है विधि के शासन की, वो है प्रदत्त व्यवस्थापन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। आइए हम ये जानते हैं कि प्रदत्त व्यवस्थापन क्या है और किस प्रकार ये विधि के शासन की सीमाओं को अंकित करता है। डाइसी ने
कानून का अर्थ साधारण रूप में लिया था। उसकी दृष्टि से कानून से अभिप्राय संसदीय कानून से था, पार्लियामेंट्री लॉ से था। आज सरकार के आज इतने कार्य बढ़ गए हैं कि सभी के लिए पूर्ण कानून बनाना असंभव है। विधायिका के पास कार्यभार की अधिकता के कारण आज कुछ मामलों में कानून को विस्तृत और व्यापक रूप देने का कार्य कार्यपालिका करने लगी है। तो जो कानून पहले संसद बनाती थी, आज कार्यपालिका बनाती है। यही प्रदत्त व्यवस्थापन है। इसी को हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। इस प्रकार कानून संसद के हाथों से निकलकर अब कार्यपालिका के हाथों में आ गया है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रदत्त व्यवस्थापन किस प्रकार विधि के शासन को किसी को सीमांकित करता है, उसको लिमिटेड करता है। क्योंकि विधि के शासन का अभिप्राय ये था कि विधि कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। वो एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, एक विधायिक अंग है, तो उसका मूल कार्य ही कानून का निर्माण करना है। लेकिन आज की प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक कार्य बढ़ गए हैं, लोक कल्याण के कार्य इतने अधिक हो गए हैं कि संसद के पास या विधायक अंग के पास इतना समय नहीं होता कि वो समस्त कानूनों का क्रियान्वयन या उनका निर्माण कर सके। ऐसी परिस्थिति में संसद कुछ कार्यों को कार्यपालिका को सौंप देती है और इस प्रकार कार्यपालिका विधायन के वो कार्य करने लगी है जो कभी पूर्णतः विधायक अंग या संसद के द्वारा किए जाते थे। तो इस प्रकार विधानमंडल के द्वारा कानून बनाने के कार्यों को, कुछ कार्यों को का डेलीगेट करना, उनका प्रदत्त करना, उनको किसको? कार्यपालिका को करना, यही प्रदत्त व्यवस्थापन है। अर्थात कार्यपालिका के द्वारा विधायी कार्यों को करने का जो एक क्रम शुरू हुआ है, कार्य की अधिकता के कारण, कार्य की तकनीकी प्रवृत्तियों के कारण, इसको हम प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। तो कार्यपालिका के कार्य तो करती ही है, लेकिन उसके साथ वो विधायन कार्य भी करने लगी है। तो इस प्रकार कानून के जो शासन है उसकी कोई एक सीमा क्रिएट हो गई। एक दूसरा जो एक सीमा है वो है प्रशासकीय न्याय व कानून। प्रशासकीय न्याय और कानून के शासन का विरोधी है, परंतु आज प्रत्येक देश में प्रशासकीय कानून किसी न किसी रूप में विद्यमान है। आज इंग्लैंड में भी सभी विभागों में अपने कर्मचारियों के मामलों में निर्णय लेने का अधिकार और न्याय करने का भी अधिकार प्राप्त है। इन निर्णयों के विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। आज किसी विभाग को अपने कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने व सजा देने की पूरी छूट है। इसके लिए उसे किसी के सामने पूरी जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए गृह विभाग, जो होम डिपार्टमेंट को किसी व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करने या ना करने के मामले में किसी के सामने स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार प्रशासकीय कानून और न्याय की उत्पत्ति से कानून के शासन या विधि के शासन का परंपरागत अर्थ अनुपयुक्त सा हो गया है। एक और लिमिटेशन है वह विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, प्रिविलेजेस। आज अनेक देशों में राजनीतिक प्रतिनिधियों व कर्मचारियों को कुछ प्रिविलेजेस, कुछ उन्मुक्तियां प्राप्त होती है। आज ब्रिटेन के राजा या रानी को कुछ विशेषाधिकार या उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। उस पर कानून की सीमाएं नहीं लगाई जा सकती। इंग्लैंड में 1893 में और 1839 में पब्लिक अथॉरिटीज एक्ट के अनुसार किसी कर्मचारी पर 6 महीने के बाद और 6 महीने से पहले किए गए अपराध के लिए कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। विदेशों में भेजे जाने वाले राजदूतों, जो एम्बेसडर्स हैं, वह विदेश विभाग के कर्मचारियों को भी कुछ विशेषाधिकार व उन्मुक्तियां, प्रिविलेजेस प्राप्त हैं। अपने गलत कार्यों के लिए विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों पर मुकदमा विशेष परिस्थितियों में ही चलाया जा सकता है। इंग्लैंड में जो न्यायाधीश हैं, जजेस हैं, उनको भी अपने कार्यों के मामलों में उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। यदि राजदूत या एम्बेसडर्स या विदेशी शासक विदेशी धरती पर कोई अपराध कर दें तो उसे उसके देश में वापस भेजा जा सकता है, मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसी तरह इंग्लैंड में पासपोर्ट जारी करना या ना करना राजा का विशेषाधिकार है। भारत के राष्ट्रपति को न्यायालयों द्वारा दी गई सजा को कम करने या माफ करने का अधिकार है। इस निर्णय के विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां कानून के शासन के प्रमुख अपवाद हैं। एक और कानून है सैनिक कानून, मार्शल लॉ।
आज अनेक देशों में सैनिक जो व्यवस्था को पूर्णतः स्वतंत्र दर्जा दिया गया है। सेना के अपने न्यायालय और बोर्ड होते हैं जो सैनिकों द्वारा किए गए अपराधों की जांच करते हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वह सजा देते हैं। सैनिक न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध किसी तरह की अपील साधारण न्यायालयों में या कहीं भी नहीं की जा सकती। भारत में सैनिक न्यायालयों को अलग और स्वतंत्र दर्जा प्राप्त है। इस तरह के प्रावधान पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अमेरिका आदि देशों में भी हैं। इस व्यवस्था ने कानून के शासन के सिद्धांत को अप्रासंगिक बना दिया है। सैनिकों पर सेवा के दौरान सैनिक कानून लागू होते हैं, साधारण कानून लागू नहीं होते। इन कानूनों को संविदा कानून, कॉन्ट्रैक्ट लॉज कहा गया है। डाइसी का यह कहना गलत है कि इंग्लैंड में नागरिकों को अधिकार व स्वतंत्रताएं कानूनी निर्णयों से प्राप्त हुई है। वहाँ पर कई अधिकार तो मैग्ना कार्टा और बिल ऑफ राइट्स के द्वारा प्राप्त किए गए हैं और इनकी रक्षा कानून के शासन के बजाय प्रत्यक्षीकरण कानून के द्वारा की जाती है। इस प्रकार इंग्लैंड में तो यह सिद्धांत सीमित हुआ ही है, लेकिन लिखित संविधानों वाले देशों में तो बिल्कुल अमान्य है। भारत, अमेरिका आदि देशों में नागरिक अधिकारों व स्वतंत्रताओं का जन्म संवैधानिक प्रावधानों की देन है, न कि न्यायिक निर्णयों की। तो ये इसकी सीमाएं हम समझ सकते हैं। इंग्लैंड के कानून के शासन के भी कुछ अपवाद हैं। इंग्लैंड में कानून के शासन के सिद्धांत ट्रेड यूनियन तथा सामाजिक संस्थाओं के मामलों में लागू नहीं होता। 1906 के ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट के अनुसार यदि कोई मजदूर संघ व अन्य सामाजिक संघ अपने सदस्यों को हानि पहुंचाता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। ये संस्थाएं कानून के ऊपर हैं। इंग्लैंड में ट्रेड बोर्ड एक्ट तथा पब्लिक हेल्थ एक्ट के मामलों में भी न्यायिक प्रक्रिया प्रशासकीय है। वहाँ न्यायाधीशों व राजदूतों को भी सामान्य कानून से छूट है। राजा को कुछ विशेषाधिकार व कुछ प्रिविलेजेस प्राप्त हैं। राजा पर मुकदमा साधारण न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता। 1936 के पब्लिक ऑर्डर एक्ट के तहत पुलिस को देश में शांति बनाए रखने के लिए सार्वजनिक जुलूस को रोकने का पूर्ण अधिकार है। लॉर्ड चैम्बरलेन को फिल्मों व नाटकों को सेंसर का अधिकार था। उनके निर्णय के विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। इस तरह आज इंग्लैंड में अनेक परिवर्तनों ने कानून के शासन के अर्थ को सीमित कर दिया है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि डाइसी ने यह कभी अनुभव ही नहीं किया कि इंग्लैंड व अन्य देशों में एक ऐसा वर्ग भी होता है जिसे विशेषाधिकार या उन्मुक्तियां प्राप्त होती है। विदेशी मामलों में कानून का शासन कार्य नहीं कर सकता है। आज इंग्लैंड में इतने प्रशासकीय व राजनीतिक परिवर्तन हो चुके हैं जिन्होंने कानून के शासन का परंपरागत अर्थ सीमित कर दिया है। आज इंग्लैंड में प्रशासकीय न्याय व कानून का विकास ही हो चुका है। प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था में इस सिद्धांत का कार्यक्षेत्र सीमित कर दिया है। लेकिन निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि यह कहना सर्वथा गलत है कि इंग्लैंड में कानून का शासन नहीं है। आज कानून के शासन का सिद्धांत कम या आंशिक रूप से विश्व के अन्य सभ्य देशों में कार्य कर रहा है। यद्यपि नवीन निरंकुशता ने इस सिद्धांत को सीमित अवश्य किया है, लेकिन समाप्त नहीं किया है। आज भी अनेक सरकारी विभाग सामान्य कानूनों के अधीन ही हैं। भारत में तो सैनिक मामलों को छोड़कर शेष सभी मामलों में कानूनी प्रक्रिया को वैध माना जाता है। आज आवश्यकता कानून के शासन के अर्थ को नए सिरे से परिभाषित करने की है। आज भी कानून का शासन अनेक संवैधानिक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में कार्य करके नागरिक अधिकारों व स्वतंत्रताओं का रक्षक बना हुआ है। आप देखिए, देश में कहीं भी यदि किसी के मौलिक अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो व्यक्ति संविधान में निहित प्रावधानों के तहत न्यायिक संरक्षण प्राप्त कर सकता है, या सरकार कोई इस प्रकार के कानून बनाती है या इस प्रकार के कार्य करती है जो संविधान की मूल भावना का उल्लंघन करती है, तो न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा के तहत
न्यायालय उसको अवैध घोषित कर सकता है। अतः कानून के शासन के सिद्धांत डाइसी की राजनीति विज्ञान को एक महत्वपूर्ण और शाश्वत देन है। इसे हमें विस्मृत नहीं करना चाहिए। आशा है आपको ये कल के और आज के वीडियो लेक्चर के माध्यम से कानून के शासन के संबंध में समस्त बातें स्पष्ट हुई होंगी।